ओके क्लास, हेलो, वेलकम टू कैलिबर एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये आपका क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है। तो हम लोग अगर इस चैप्टर के बारे में बात करें तो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज मैटर। अगर मैं बात करूं कि मैटर क्या होता है, तो मैटर इज नथिंग बट एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। कोई भी ऐसी चीज जिसके पास कोई स्पेस ऑक्यूपाई वो कर रही है या फिर उसके पास अगर मास है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैटर। एनीथिंग that occupies space and has mass। कोई भी ऐसी चीज जो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी या फिर मास होगा उसके पास, दैट इज कॉल्ड मैटर। अगर मैं बात करूं स्टाइलस के बारे में, तो क्या ये स्टाइलस एक मैटर होगा? यस, बिकॉज अगर मैं कहीं भी रखूंगा इसका कुछ ना कुछ मास आएगा या फिर इसका कुछ ना कुछ ये एरिया ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं वाटर, क्या वाटर मैटर होगा? यस होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा। होता है ना, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं उसके बाद एयर के बारे में, तो क्या एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है? बताओ क्लास, क्या एयर ऑक्यूपाई करती है? ऑब्वियसली एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, बहुत कम करती है पर करती है। अगर मैं उसको कंप्रेस करूंगा तो उसके पास कुछ ना कुछ मास आएगा, ठीक है। तो एयर का पास भी क्या होता है, एयर इज ऑल्सो टाइप ऑफ मैटर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो मैटर कैन एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म्स। ये हमारे कुछ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जिस पे हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए कुछ हमारे पास मैटर्स के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो डिस्कस करने हैं, एंड दैट आर, लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। पहला चीज मैंने क्या दावा कर दिया कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। अभी क्या मेरे बोलने से तुम लोग मान लोगे? नहीं। तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा मैं। देखो क्लास, कोई भी मेरे ड्राइंग को लेके हंसना मत, मैं जानता हूँ खराब बनाता हूँ। चलो एक और कंटेनर ले लेते हैं। क्लास, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 4 डिफरेंट बीकर ले रहे हैं। नाम कर रहे हैं इसको बीकर ए, बीकर बी, बीकर सी और बीकर डी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हर बीकर में इक्वल अमाउंट में वाटर लेंगे, प्लेन वाटर, कुछ नहीं। हर बीकर में हम लोग इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे। लेट्स सपोज मैंने इसमें क्या लिया, 100 ml वाटर। इसमें भी मैंने कितना लिया, 100 ml। इससे भी मैंने कितना लिया, 100 ml। और इसमें भी 100 ml, ठीक है। अब क्या हुआ, हर एक बीकर में सेम अमाउंट में वाटर है मेरे पास, ठीक है। अब अगर मैं किसी एक बीकर में कलर ऐड करूं, ठीक है, क्या ऐड करूंगा, कंसेंट्रेटेड कलर ऐड करूं। अगर मैं यहाँ पे से किसी बीकर में लेट सपोज पिंक कलर ऐड किया, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक। प्लेन वाटर है तो किस तरह का कलर में आएगा, पिंक कलर में, क्लियर है। अब मैंने कितना कलर ऐड किया, लेट सपोज मैंने 20 ml पिंक कलर ऐड किया 100 ml वाटर में, तो क्या होगा, सॉल्यूशन का कलर किस में आ जाएगा, पिंक, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से इस बीकर ए के सॉल्यूशन में से मैं 20 ml सॉल्यूशन निकाल के बीकर बी में ऐड करूंगा, क्या होगा, बीकर बी का भी कलर पिंक होगा। अगर मैंने इसके अंदर क्या किया, 20 ml पिंक कलर डाला, अब मैं बीकर ए से 20 ml निकाल के किस में डाल रहा हूँ, बीकर बी में, तो बीकर बी का भी कलर पिंक होगा। पर क्या इतना ही कलर होगा इसका डार्क? नहीं, हल्का सा लाइट होगा। तो चलो इसका कलर लेट सपोज इस तरह आया, क्या ये इतना डार्क है? नहीं। चलो अब उसी तरह अगर मैं बोलूँ, मैं बीकर अब बी से बीकर सी में 20 ml ऐड करूंगा, बीकर नंबर बी से बीकर नंबर सी में ऐड करूंगा, तो क्या होगा, इसका कलर वापस से चेंज होगा। पर क्या होगा, थोड़ा सा और लाइट होगा, क्यों, क्योंकि डाइल्यूट हो गया है। और
तो इसका कलर भी क्या होगा, पिंक, पर बीकर बी से कम, ठीक है। और जब मैं बीकर सी से बीकर डी में डालूंगा 20 ml, तो इसका कलर क्या होगा, पिंक तो होगा पर बहुत डाइल्यूटेड। ये समझ रहे हो क्लास, क्या दिख रहा है इसमें? अगर मैं बोलूं तो जो बीकर्स है मेरे पास, इसमें बीकर ए का जो कंसेंट्रेशन है, उस कंसेंट्रेशन में जो पिंक के कलर है उसका कंसेंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब जब मैंने उस बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेशन में से 20 ml निकाल के किसमें ऐड किया, बीकर बी में, तो क्या हुआ, उसका कलर थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ, हल्का सा लाइट पिंक हुआ। अब फिर जब मैंने बीकर बी से 20 ml ऐड किया बीकर सी में, तो वो क्या दिखा, कलर और थोड़ा सा लाइट हुआ। फिर अगर मैं बोलूँ सी से डी में ट्रांसफर किया तो कलर बहुत लाइट हो गया। अब इससे क्या पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स थे बी के, ये पिंक कलर के, जो पार्टिकल्स थे पिंक कलर के, वो क्या हुए, पहले वाले में फुल्ली डिजोल्व हुए, सेकेंड बीकर में थोड़े बहुत ट्रांसफर हुए, कि जब सेकेंड से थर्ड में गए तो थोड़े बहुत वहाँ ट्रांसफर हुए, और जब थर्ड से फोर्थ में गए तो थोड़े बहुत वहाँ ट्रांसफर हुए। तो इससे मेरे को क्या पता चल रहा है, जो मैटर है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, क्योंकि उस पार्टिकल से छोटे छोटे पार्ट ही ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो वी कैन वी कंक्लूड फ्रॉम हियर, yes, we can conclude that particles of matter are very small। अब एक बात बताओ क्लास, अगर मैं देखूं तो पिंक कलर है मेरे पास, वो खुद में क्या था, इतना सा। अब जब मैंने उसको पानी में मिक्स किया तो पूरा डिजोल्व हुआ। अब उसके थोड़े बहुत पार्टिकल बीकर ए से कहाँ गए, बीकर बी में। फिर थोड़े बहुत पार्टिकल कहाँ गए, जो बीकर बी में थोड़े बहुत पार्टिकल्स आए थे उसके भी थोड़े बहुत कहाँ गए, सी में। फिर जो सी में आए थोड़े बहुत पार्टिकल, उसके भी थोड़े बहुत कहाँ ट्रांसफर हुए, डी में। तो इससे मेरे को क्या पता चल रहा है, जो मैटर, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक मैं ट्रांसफर करता रहूंगा, कलर बस लाइट होता जाएगा, ठीक है। तो इससे मेरे को क्या पता चल रहा है, जो मैटर है उसका कलर क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं मैटर। ये क्लियर हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अबाउट मैटर। आई गेस ये वाला क्लियर है। तो हम लोग अपने सेकेंड प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं, एंड दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। चलो, अभी हमने एक कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, अगर मैं इसका एग्जांपल सोचना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि लेट सपोज क्लास आई एम टेकिंग अ बीकर अगेन, ठीक है। मैंने क्या किया, एक बीकर ले लिया, ठीक, इसमें वापस से पानी छोड़ दिया। अब एक बात मेरे को खुद बताओ कि अगर मैं इसमें पिंक कलर ऐड करूं वापस से, और यहाँ पे बिना मिक्स किए अगर मैं इसको इसमें डालूं, तो पहले इनिशियली क्या होगा, पिंक कलर यहाँ पे रहेगा। मैं मिक्स नहीं कर रहा हूँ, ना कोई शेक कर रहा हूँ, थोड़ी देर में क्या देखूंगा, ये पिंक कलर स्प्रेड करना चालू किया, यही होगा। और लेटर ऑन पूरे के पूरे कलर क्या हो जाएगा इसका, पिंक। क्या मैंने मिक्स किया, क्या मैंने कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर से मिक्स करने का कोशिश किया, नहीं, अपने आप वो मिक्स हुआ। इसका मतलब पार्टिकल्स होंगे वो अपने आप कहीं ना कहीं चल रहे हैं, क्योंकि मैंने स्टेबली एक कंटेनर को लिया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया वैसे ही। अब क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे मिक्स होना अपने आप स्टार्ट कर रहा है। क्या मैं उसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ, नहीं, ठीक है। एक तो ये रहा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल वन अगर मैं बोल दूँ। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड एग्जाम्पल क्लास। चलो क्लास, अगर मैं बात करूं नाउ, इफ आई टेक अ इंसेंस स्टिक, इफ आई टेक अ इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक जानते हो, अगरबत्ती का बात कर रहा हूं। इफ आई टेक अ इंसेंस स्टिक,
लेट सपोज मैं एक रूम में बैठा हुआ हूँ, फैंस ऑफ, ठंडा का मौसम है। अगर मैं अगरबत्ती को एक कोने में जलाऊंगा, कोई पर्सन जो दूसरे कोने में बैठा रहेगा, क्या उसको स्मेल आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या मैंने फूंक के हवा वहां तक भेजी? नहीं, अपने आप वो ट्रैवल करके आगे गई। तो अगर मैं इंसेंस स्टिक को यहाँ पे लाइट अप करूंगा तो वो इस कॉर्नर पे भी रूम के हमें स्मेल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो पार्टिकल्स है गैसेस के, वो भी कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं मैंने यहाँ पे अगरबत्ती जला और ऐसे ऐसे करके भेजा कि जा धुआं जा, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली जो हमारे गैस के पार्टिकल्स है वो ट्रैवल कर रहे हैं आगे। तो मेरे को क्या दिख गया एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 के हेल्प से, कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। मेरे को उनको मूव करने का ज़रूरत है नहीं। रिक्वायरमेंट के ऊपर मैं कर सकता हूँ, पर मेरे को रिमूव करने का ज़रूरत नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ये वाला कैरेक्टरिस्टिक भी क्लियर हुआ? चलो, आई होप सो ये भी क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड टॉपिक एंड दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब मैंने जिस तरह से दो कैरेक्टरिस्टिक क्लास डिस्कस की, उसी तरह थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे आता हूँ। मैंने अब क्या बोल दिया कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब मेरे बोलने से तो मानोगे नहीं, लेट्स प्रूव इट। अच्छा क्लास, मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लेता हूँ। एक एग्जाम्पल सॉलिड का, लिक्विड का और एक एग्जाम्पल गैस का। ठीक है, चलो क्लास, अगर मैं बात करूं कि लेट सपोज मेरे पास आयरन ब्लॉक है। सॉलिड के लिए मैंने एग्जांपल लिया आयरन ब्लॉक का, लिक्विड के लिए वही एग्जांपल वाटर का। ठीक है, और ये रहा पिस्टन। जानते हो क्लास पिस्टन? पिस्टन जानते हो? नहीं। सिरिंज जानते हो? सिरिंज। तो मैं क्या ले रहा हूँ? सिरिंज। ठीक है, ये क्या एग्जांपल लिया मैंने? एक सिरिंज। ठीक है, अब मेरे पास 3 अलग अलग एग्जांपल्स हैं। अब एक बात बताओ क्लास, क्या अगर मेरे पास एक आयरन ब्लॉक है, क्या मैं उसको ऐसे करके दूर कर दूंगा? लेट सपोज ये अगर मेरे पास आयरन ब्लॉक है, तो क्या मैं उसको इस तरह मारूंगा, उसके पार्टिकल ऐसे फैल जाएंगे? फैलेंगे नहीं? फैलेंगे। क्यों? क्योंकि जो आयरन ब्लॉक के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को बहुत टाइटली अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं। वो नहीं बोलते कि तुमको थोड़ा सा भी धक्का पड़ेगा चले जाओगे। अगर मैं हैमर लूँ, हैमर समझ रहे हो ना, हैमर से अगर मैं उसके ऊपर बीट करूँ तो भी क्या होगा? पतला होगा। क्या टूट जाएगा एक बार में? नहीं। तो क्या होगा? पतला होगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है? कि पार्टिकल्स ऑफ आयरन ब्लॉक आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। क्योंकि अभी मैंने एक थ्योरी तो क्लियर की थी कि कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। उसी तरह इस आयरन ब्लॉक के भी अंदर क्या होंगे? छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स। और वो लोग क्या किए हुए? एक दूसरे को बहुत टाइटली अट्रैक्ट किए हुए हैं। इस रीजन से अगर मैं उसको हल्का सा ही पुश करूंगा, क्या होगा? वो दूर दूर नहीं जाएगा। क्या होगा? होल्ड करेगा वहां पे पार्टिकल्स को अपने। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं वाटर का लूँ क्लास, लेट सपोज आई गिव यू अ नाइफ, कैन यू कट वाटर विथ इट? क्या कर पाओगे? हार्ड टू हार्ड, यू कैन जस्ट डिस्प्लेस द वाटर। यही होगा कि अगर मैं इस पे चाकू चलाऊं तो क्या होगा? द वाटर वुड बी डिस्प्लेस टेम्पररीली। ठीक है, टेम्पररी बेसिस पे हल्का सा साइड होगा, जैसे ही चाकू वहां से हटा क्या होगा? वापस से चिपक जाएगा। यही होता है हमारे पास वाटर में। तो मेरे को इससे क्या पता चल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑल्सो, ये लिक्विड ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। वाटर भी अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, ये दोनों भी क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। हाँ, टेम्पररी बेसिस पे मैं अगर कोई भी मटेरियल पुट कर रहा हूँ तो हल्का देर के लिए अलग हो रहा है, फिर जैसे ही वहां से कॉन्टैक्ट हटा पार्टिकल का, तुरंत। इनफैक्ट अगर मैं इस पेन को भी डिप करूं तो इस पेन के अराउंड पानी क्या होगा? स्टिक हो जाएगा। और जब मैं इसको मूव करना स्टार्ट करूंगा, जहां से मूव करके आया वो वाला एरिया वापस कवर होने लगेगा। क्यों? पार्टिकल ऑफ वाटर का अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सिरिंज का अगर मैं बोलूँ क्लास, सिरिंज का अगर मैं बोलूँ, कभी अगर मैं कहूँ जो एयर है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि तुमको एक चाकू दे दूं और बोलूँ कि बेटा यहाँ का हवा काट दो, कि इतने दूर में हवा ना आए? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। क्या होगा? मैं कुछ कर लूँ, अपना हैंड फ्रीली रोटेट कर सकता हूँ मैं, पर वो क्या दिख रहा है? जहाँ कहीं से मैं अपना हैंड को रिमूव कर रहा हूँ, उस एरिया में टेम्पररी बेसिस पे बस गैस अनअवेलेबल हो रहा है, बाकी टाइम तो गैस अवेलेबल है वहाँ पे, है ना? तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि इसके भी जो पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है,
अब क्लास एक बात बताओ, ये जो तीन पार्टिकल के मैटर थे हमारे पास, जो तीन कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं मैटर के, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट आर स्टेट्स ऑफ मैटर। दैट आर स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लास अगर अब मैं बात करूं तो क्या आपको ऐसा दिखता है कि सारे मैटर एक ही स्टेट में है? क्या सारे के सारे मटेरियल हार्ड होते हैं? नहीं। क्या सारे के सारे मटेरियल पानी के फॉर्म में होते हैं? नहीं। क्या सारे के सारे मटेरियल एयर के फॉर्म में होते हैं? नहीं। तो हमें क्या पता है, देयर आर प्राइमरीली थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। ये हमारे पास आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। पर मैं क्या कह रहा हूँ, देयर आर टू मोर स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन से हैं वो, ये देखो। अगर बात करूँ, द टू अदर स्टेट्स आर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, उसके बाद प्लाज्मा। आप लोग अगर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा के बारे में जानोगे, एनसीईआरटी के लास्ट पेजेस में डू यू नो के सेक्शन में इनके बारे में हल्का सा लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्लास एक बात बताओ, सॉलिड के बारे में कुछ रफ आइडिया तो होगा, अभी हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। सॉलिड के बारे में जानते हो, ठीक है। लिक्विड के बारे में जानते हो, गैस के बारे में जानते हो। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एक फॉर्म है जिसके बारे में एग्जाम्पल तो नहीं दे सकता, पर एक बात बताओ, तुम तीन स्टेट्स ऑफ मैटर से वाकिफ हो, तुमको अब ये पता है नेचर में अगर कुछ भी आएगा तो इन तीन स्टेट ऑफ मैटर पे तो आना चाहिए। अब अगर मैं एक बात करूं वर्ड लाइटनिंग का, बिजली गरजना, लाइटनिंग, क्या वो सॉलिड होता है? नहीं। क्या वो लिक्विड होता है? क्या वो गैस होता है? कोई तो एक स्टेट ऑफ मैटर आ रहा है, क्योंकि वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो किस फॉर्म में होता है? प्लाज्मा, ठीक है। आपको इन दोनों के बारे में इतना कुछ पढ़ना नहीं है। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो देयर आर सम पॉइंट्स दैट यू नीड टू कवर, नथिंग एल्स, जस्ट फॉर योर बेसिक नॉलेज, ओके। मेरे पास मेनली क्या आ रहे हैं, मेरे पास तीन स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम लोग एक एक करके हर एक टॉपिक को मूव करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल कवर इज सॉलिड, ठीक है। अब सॉलिड के बारे में क्या बात करूं, सॉलिड क्या होता है क्लास अगर मैं बोलूं तो देयर पार्टिकल्स आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू ईच अदर। अगर मैं बात करूंगा कि, अच्छा एक काम करता हूँ क्लास, मैं टेबल बना के एक्सप्लेन करता हूँ, डिफ्रेंशिएशन में ज़्यादा इजी होगा। ठीक है। अब मैं काम करता हूँ कि मैं एक टेबल बना के एक्सप्लेन करता हूँ कि वाटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। थोड़ा इजी आ जाएगा। अब अगर क्लास में बात करूँ, एक वर्ड आता है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। एक वर्ड में क्या बोल रहा हूँ, कंप्रेसिबिलिटी। प्रॉपर्टी में लिखता हूँ कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा क्लास, किसी भी चीज को अगर मैं प्रेस करके शेप चेंज कर लूँ, किसी भी चीज को अगर मैं प्रेस करके उसका शेप चेंज कर लूँ, ठीक है। क्या सॉलिड को प्रेस करके उसका शेप चेंज कर पाओगे? लेट्स सपोज ये सॉलिड है मेरे पास, लो मैंने प्रेशर अप्लाई किया, क्या इसका शेप चेंज हो रहा है? क्या इसका शेप चेंज हो रहा है? नहीं। तो कंप्रेसिबिलिटी इन द केस ऑफ सॉलिड्स आर नॉट अवेलेबल, यानी कि मैं लिख रहा हूँ क्या, नो। आर दे कंप्रेसिबल? नो। क्या लिक्विड को कंप्रेस कर पाओगे? क्या पानी को तुम दबा पाओगे? पानी को अगर तुम दबाने पे आओगे एट अ वेरी हाई लेवल, यू कैन कंप्रेस इट टू अ 0.0001% टाइम, मतलब कि हल्का सा ही प्रेस कर पाओगे। मतलब ये नहीं कह रहा कि कंप्रेस किया पूरा कंप्रेस हो गया, पर थोड़ा बहुत तो कंप्रेस हो जाएगा, एकदम लिटिल, ना के बराबर। तो मैं इसको क्या कहता हूँ, ऑलमोस्ट नो ही कहता हूँ इसको भी, ठीक है। अब गैस का बताओ क्लास, गैस कंप्रेस हो पाएगा? गैस को तो मैं जितना चाहूँ उतना कंप्रेस करूँ,
सिलेंडर यूज करते हो घर पे, गैस सिलेंडर, उस वो किसका होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। उसके अंदर क्या होता है, जो गैस होता है वो बहुत हाईली कंप्रेस करके रखता है और उसके अंदर फिक्स किया जाता है। उससे क्या होता है, जब हम लोग बर्न करते हैं तो गैस फ्लेम्स की तरफ गैस आगे रिलीज होता है, जो फायर हम लोग देते हैं तो रिलीज होता रहता है, ठीक है। तो जो गैस है, सोच लो किस अमाउंट में, उतने छोटे से कंटेनर में उतना सारा गैस को क्या किया गया, कंप्रेस करके डाला गया। परफ्यूम का बोतल, डिओड्रेंट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, गैस होता है अंदर, गैस होता है, उसके अंदर आप कभी देखोगे उसको शेक करोगे आवाज नहीं आएगा उसमें, क्या है उसके अंदर, गैस है। स्प्रे करते तो कैसे वो देर तक अपना स्प्रे, उतना सारा गैस निकलता रहता है। क्या जितना अमाउंट में गैस रिलीज हो रहा है लग रहा है उतना ही गैस था उसमें, नहीं गैस तो ज़्यादा था, पर वो ज़्यादा गैस को क्या किया गया, कंप्रेस करके डाला गया। तो आर गैसेस कंप्रेसिबल, यस दे आर। अरे समझ में आ रहा है कि ऐसे ही हाँ ना कर रहे हो मेरे बोलने पे, समझ में आ रहा है ना, चलो बढ़िया। इसके बाद क्लास में आ जाता हूँ नेक्स्ट फैक्टर एंड दैट इज शेप। अब क्लास एक बात बताओ, क्या सॉलिड के पास एक फिक्स शेप होता है, क्या ये फिक्स शेप है, क्या सॉलिड्स के पास फिक्स शेप होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फिक्स्ड, कि शेप कैसा होता है सॉलिड का, फिक्स्ड, ठीक है। अब गैस के, अगर लिक्विड के बारे में बात करूँ क्लास, क्या लिक्विड का फिक्स शेप होता है, नहीं, डिपेंड्स ऑन द कंटेनर। कटोरी में रखूंगा उसका शेप ले लेगा, बड़े से ड्रम में रखूंगा उसका शेप ले लेगा। तो लिक्विड से क्या होता है, डिपेंड्स ऑन कंटेनर। डिपेंड्स ऑन कंटेनर, ठीक। गैसेस का क्या कोई शेप होता है, नहीं, तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंटेनर। मैं चाहूंगा तो किसी गैस को किसी कंटेनर के शेप में भी ला सकता हूँ, ठीक है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंटेनर। अब इसके बाद क्लास नेक्स्ट टॉपिक आता है, शेप क्लियर हो गया पक्का। शेप के बाद नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं सॉलिड के केस में आपके लिए सिंप्लीफाई वे में बोलता हूँ उसका वजन, मास, वेट, ठीक है। क्या सॉलिड का वॉल्यूम चेंज होता है, क्या ये अभी 10 ग्राम का है तो थोड़ी देर का 20 ग्राम का हो जाएगा, क्या ये 2 ग्राम का हो जाएगा, नहीं होगा। क्या इसका वॉल्यूम कभी चेंज होगा, नहीं, तो ये भी क्या होता है, फिक्स्ड। चलो क्लास वाटर का बताओ, क्या 1 लीटर वाटर रखे रखे 2 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या 1 लीटर वाटर रखे रखे 200 ml में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। इसका वॉल्यूम क्या होता है हमेशा से, फिक्स्ड। अगर मेरे पास एक कंटेनर है 3 लीटर का, अगर मैं उससे जो इसके अंदर का वाटर है 3 लीटर में, वो ट्रांसफर कर रहा हूँ किसी और कंटेनर में जो 5 लीटर का है, तो क्या उसका वॉल्यूम घट जाएगा, क्या इधर 3 था इधर जाके 1 हो जाएगा, नहीं। इसमें ट्रांसफर कितना होगा, 3 लीटर। तो वॉल्यूम के केस में अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम इज ऑल्सो फिक्स्ड इन केस ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। गैसेस में अगर आऊँ तो गैस का तो वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, गैस के तो जैसे भी करो, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इसका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक। चलो कंप्रेसिबिलिटी हो गया, शेप हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट फैक्टर पे दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वर्ड को सुनो, थोड़ा हार्ड लगेगा तो एक्सप्लेन करता हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्लास मैंने एक तुम लोगों को टर्म पढ़ाया था अभी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से तुम्हें खींच लूँ तो आई एम अट्रैक्टिंग यू। अगर मैग्नेट कोई मेटल को खींच ले तो मैग्नेट क्या कर रहा है, मेटल को अट्रैक्ट कर रहा है। अब अगर कोई एक पार्टिकल को खींचे तो दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर कोई मैग्नेट मेटल को खींच रहा है तो क्या होता है वो, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। अगर मैं किसी को खींच लूँ तो क्या करूँगा, सर का अट्रैक्शन, सर ने खींच लिया। उसी तरह अगर किसी पार्टिकल पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कितना पावर से खींच रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड के केस में क्लास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा। क्या इसके पार्टिकल्स को दूर कर लोगे मेहनत करके भी, क्या सॉलिड के किसी भी पार्टिकल को तुम लोग दूर कर पाओगे मेहनत से भी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए रहेगा, बहुत ज़्यादा हमारे पावर अप्लाई करना होगा हमें।
तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच का पार्टिकल का अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा, वेरी हाई। वेरी हाई। अब वाटर का क्या पता है मेरे को, वाटर में भी अट्रैक्शन होता है। ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स भी अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, पर मैं चाहूँ तो उनको टेम्पररी बेसिस पर अलग अलग कर सकता हूँ। टेम्पररी बेसिस पे उसके पार्टिकल्स को दूर कर सकता हूँ ना। अगर पानी है, पानी को मैं ऐसे करके साइड कर लूंगा, अलग बात है कि मैं हाथ हटाऊंगा तुरंत वापस से आ जाएंगे, पर टेम्पररी बेसिस पे तो साइड कर सकता हूँ, एफर्टलेसली कर सकता हूँ। तो इसमें भी अगर मैं कहूँ, दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट दे आर मॉडरेट। मॉडरेट मतलब थोड़ा बहुत तो है ही। ठीक है, अब गैसेस का बात करो, क्या गैस को मैं यहाँ पे रोक सकता हूँ? नहीं। क्या मैं उधर वाला गैस को पकड़ के यहाँ पे ले आऊँगा? क्या गैसेस एक दूसरे को खींच रहे हैं? खींच तो रहे हैं, पर क्या वो इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं। तो गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, इतने टर्म्स में किसी को कोई दिक्कत? आई गेस इतने में तो कोई डाउट नहीं है। तो चलो, इसके बाद मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद किस पे मूव करता हूँ। एक टॉपिक क्या बच रहा है मेरे पास, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के बारे में को डिस्कस करूँ। तो आई गेस इतना नोट डाउन हो गया होगा, मैं इसको इरेज करके हटा रहा हूँ। चलो क्लास, इसके बाद मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। अब क्लास एक बात बताओ, मैंने अभी से जस्ट पहले क्या पढ़ा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में मेरे को क्या पता चला कि सॉलिड सॉलिड में सर स्पेस तो बहुत कम होता है, क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल एक दूसरे को पट से खींच लेंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इन केस ऑफ सॉलिड वुड बी हाई और लेस, बहुत कम होगा। क्यों? इनका जो एक पार्टिकल है दूसरा पार्टिकल को खींच लेता है, तो इन दो पार्टिकल के बीच में स्पेस होने का चांसेस बहुत कम। तीसरा जो दूसरा पार्टिकल है, थर्ड पार्टिकल को भी खींच लेगा। तो जनरली इनके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, जो स्पेसेस अवेलेबल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम। ठीक है, तो इनका जो बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है, दैट इज वेरी लेस, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अब लिक्विड के केस में क्या बताओ, अब लिक्विड के केस में वो क्या पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है सर लिक्विड में, पर सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। इसका मतलब अगर पार्टिकल एक दूसरे को खींच कम फोर्स से रहे हैं तो किस तरह होगा, पार्टिकल के बीच में स्पेसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इसके कैसे होते हैं स्पेसेस। अच्छा, अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड इसका एक्सप्लेन ही कर देता हूं मैं। अगर लेट सपोज मेरे पास ये एक आयरन ब्लॉक है, ठीक है, इसके अंदर के अगर मैं पार्टिकल्स का बात करूं तो कुछ इस तरह पैक होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं सॉलिड के बारे में, अब इसके पास क्या होता है, फिक्स शेप। ठीक है, हार्ड होता है, कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते, जहां से भी मैं कंप्रेस करने जाऊंगा वहां पे पार्टिकल अवेलेबल है दूसरे पार्टिकल के साथ। तो क्या सॉलिड इस तरह कुछ पैक होगा? क्या इसके बीच में स्पेसेस दिख रहे हैं? पर अगर मैं बात करूं तो देखो कितने कम है क्लास, ये देखो यहाँ पे हल्का सा अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा अवेलेबल है, यहाँ पर तो क्या है, ना के बराबर स्पेसेस अवेलेबल है। अगर इसी तरह मैं मूव करूं लिक्विड्स के केस में, तो लिक्विड्स में मैं क्या कह रहा हूँ, दे हैव मॉडरेट स्पेस इन बिटवीन देम। मॉडरेट स्पेस इन बिटवीन देम। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसका मैटर का अरेंजमेंट अगर मैं करूंगा, तो अगर ये मेरे पास वाटर है तो उसके पार्टिकल्स को मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ इस तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसीलिए क्या होता है, हम लोग इनको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहाँ हाथ डाल दिया, यहाँ डाला, तो ये दोनों पार्ट साइड।
यहाँ डाला तो ये दोनों पार्ट साइड, ठीक है। तो इसके बाद पार्टिकल होते हैं, इनके बीच में स्पेसिंग तो होता है, बहुत कम होता है पर होता है। अब अगर मैं आऊँ गैसेस के केस में क्लास, तो गैसेस में वेरी मच स्पेस। तो इसके पार्टिकल्स दिखते कैसे होंगे क्लास, वो देखो, एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। क्या इनके बीच में कोई स्पेसिंग है? बहुत ज्यादा स्पेसिंग है। इनके बीच का पार्टिकल का अट्रैक्शन कम है, इसलिए अगर इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ जाता तो क्या होता है, पट से पार्टिकल खींचता और किस में आ जाता, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या है हमारे यहाँ पास, दीज आर द थ्री मेन स्टेट्स ऑफ मैटर, and the things we discussed here are some factors which help us to distinguish between solid, liquid and gases. Clear? चलो क्लास, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मूव करते हैं। अभी तक के लिए आई गेस ओवरबर्डन तो नहीं हुआ, क्लियर है अभी तक टॉपिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर क्लियर हो गए, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, दैट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। चलो क्लास, अब मैं क्या कह रहा हूं कि अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं सॉलिड को बदल दूं लिक्विड में, लिक्विड को बदल दूं गैस में, और गैस को किसमें बदल दूं, सॉलिड में वापस, लिक्विड को किसमें बदल दूं, सॉलिड में। अब मैं बेसिकली क्या करूंगा, ये जो जितने तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है इनको आपस में चेंज करूंगा, ठीक है। एक को दूसरे में कन्वर्ट करूंगा, दूसरे को तीसरे में। अब दो तरीके हो सकते हैं हमारे पास चेंज करने का, ठीक है। पहला तरीका क्या है हमारे पास, ए बाई अप्लाइंग प्रेशर। एक तो मैं अगर प्रेशर अप्लाई करूं तब स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाए, दूसरा क्या हो सकता है, अगर मैं टेम्परेचर के साथ कुछ छेड़खानी करूं तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाए, ठीक है। इसका बी क्या हो जाएगा, बाई चेंजिंग टेम्परेचर, बाई चेंजिंग टेम्परेचर। तो मैटर अगर करें तो हमारा स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाए। तो अब एक एक करके हम लोग दोनों सिनेरियोस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट वुड बी ऑन बाई अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है। प्रेशर वाला कंडीशन है यहाँ पे। लेट्स सपोज क्लास, अब मैंने पार्टिकल्स के अरेंजमेंट दिखाए थे, अब मैंने पार्टिकल्स को क्या किया, एक पिस्टन में बंद किया। पिस्टन आप लोग जस्ट समझिए, इट इज जस्ट लाइक अ सिरिंज, हम लोग उसके अंदर प्रेशर बढ़ाया घटा सकते हैं, ठीक है। अब ये लेट सपोज मेरे पास एक बीकर है, इसके अंदर पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। बता पाओगे क्लास किस तरह का पार्टिकल्स होगा, गैसेस के, ये गैसेस के होंगे। क्यों, क्योंकि मेरे को क्या दिख रहा है, पार्टिकल विच स्पेस बहुत ज़्यादा है। ये एक सिनेरियो था, सीन वन, ठीक। अब मैंने ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया इसके ऊपर। अब जब प्रेशर अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखना, मैंने थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया तो जो पार्टिकल्स थे पास आ गए। ये पहले के स्टेट में थे, सॉलिड, ये गैस, ठीक है। सीन टू में मेरे को क्या दिख रहा है कि पार्टिकल्स थोड़े पास आ गए। ये मोस्ट प्रोबेबली दे विल एक्ट लाइक लिक्विड्स, लिक्विड की तरह एक्ट कर सकते हैं। अब सीन थ्री में आ रहा हूँ क्लास, अब सीन थ्री में मैं क्या कर रहा हूँ, और प्रेशर अप्लाई कर दे रहा हूँ, और प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब क्या आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली एक दूसरे के आसपास आ जाएंगे, ठीक है। अब ये किस तरह एक्ट करेंगे, सॉलिड के जैसा। क्यों, क्योंकि इनके बीच का स्पेसेस क्या हो गए, खत्म, और इनके बीच के पार्टिकल का भी करेंटली प्रेशर की वजह से ही पर क्या है, इनके बीच का प्रेशर ज़्यादा है। तो किसके तरह अभी बिहेव करेंगे सीन थ्री में, अगर मैं बात करूं तो सीन थ्री में किसके तरह बिहेव करेंगे, यहाँ पे कुछ कुछ हद तक ये लिक्विड की तरह बिहेव किए, पार्टिकल्स वर वेरी क्लोज। और यहाँ पे सीन थ्री में ये सॉलिड की तरह बिहेव करेंगे, पार्टिकल्स केम मोर क्लोजर।
चलो क्लास में इसको थोड़ा, अगर आपको लग रहा होगा कि सर आपने क्या बोल दिया, मैंने तो आज तक नहीं देखा। अब मेरे को एक बात बताओ क्लास, सिरिंज होता है, सिरिंज। अब सिरिंज का अगर मैं टॉप वाला एरिया को पकड़ के रखूं और नीचे से प्रेशर अप्लाई करूं, तो थोड़े टाइम तो मस्ती मस्ती में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा उस पर प्रेशर अप्लाई करने में। पर थोड़ी देर का एक ऐसा कंडीशन आएगा ना जब वो प्रेस नहीं हो पाएगा। और हम क्या जानते हैं, जो चीज़ प्रेस नहीं हो सकता है वो क्या होता है, सॉलिड्स। उनका भी कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होता है। ठीक, तो अब वो पहले क्या था, इनिशियली कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर मैं खाली सिरिंज लूँ तो उसके अंदर क्या है, गैस। अगर मैं उसका टॉप वाला लिड बंद करूँ और नीचे से प्रेशर अप्लाई करूँ तो थोड़े टाइम तक तो अच्छे से जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद एक ऐसा कंडीशन आएगा जो इतना से एरिया पे कि वो और प्रेस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या हुआ, बेसिकली क्लोज आ गए। ठीक है, चलो आई गेस इतना क्लियर है आप लोगों को, लिख लिया आप लोगों ने। चलो ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो ये क्या रहा क्लास, लेखा जोखा हमारे पास बाई अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर जब कभी भी हम लोग अप्लाई करेंगे क्या होगा, ये होगा हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंजेस। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्लास बाई चेंजिंग टेम्परेचर। बाई चेंजिंग टेम्परेचर, तो अगर मैं इसका बात करूं तो एक केस में ले लिया सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लास एक बात बताओ, अगर मैं सॉलिड को हीट करूंगा, लेट्स, अब मैं जहां पे अभी टेम्परेरी बेसिस के लिए आप लोग रेफरेंस में क्या रखना अपने दिमाग में, सॉलिड मतलब आइस, लिक्विड मतलब वाटर, गैस मतलब स्टीम। ठीक है, अभी मैं यहाँ का आपको टेम्परेरी रेफरेंस के लिए क्या बता रहा हूँ, सॉलिड मतलब आइस, लिक्विड मतलब क्या हुआ, लिख दे रहा हूँ, सॉलिड मतलब आइस, लिक्विड मतलब वाटर और ये स्टीम। ये बातों का ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर मैं सॉलिड को हीट करूंगा तो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, हीट करने पे लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर मैं लिक्विड को हीट करूंगा तो किस में कन्वर्ट होगा, गैस में, गैस में कन्वर्ट होगा। अब अगर मैं गैस को ठंडा करूंगा किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। खुद बताओ, जो पानी का जो भाप होता है, अगर कभी आप लोग गर्म दूध को छोड़ दोगे तो उसके ऊपर अगर आप लिड रखोगे, कोई बर्तन रख दोगे, क्या तो उसके बाद पानी जम जाता है। क्यों जमता है, क्योंकि पानी कंडेंस हो रहा है, स्टीम जो है वो ठंडा हो रहा है, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। ठीक है, तो अगर मैं गैस को कूल करूंगा वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। और अगर मैं लिक्विड को कन्वर्ट करूँ, कूल करूंगा तो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। ये क्लियर है, ये बेसिक तो क्लियर है। मेरे को क्या पता है आपकी, सॉलिड को हीट करूंगा किस में जाएगा सर, लिक्विड, लिक्विड को हीट करूंगा गैस, गैस को ठंडा करूंगा लिक्विड, लिक्विड को ठंडा करूंगा सॉलिड। ठीक है, तब यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स होते हैं जिनके कुछ कुछ स्पेसिफिक नाम है। अब मैं एक बहुत अच्छा ट्रायंगल बनाऊंगा आप लोगों के लिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ठीक है, मैंने देखो क्लास हाफ एरोज बनाए हैं, ध्यान रखना इस चीज का। मैंने क्या बनाया है यहाँ पे, हाफ एरो। मतलब जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो गेस करो उसका नाम क्या होता है, व्हेन सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। अब मैंने क्या बोला था, मेल्टिंग। ठीक है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या आएगा, मेल्टिंग। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। अब अगर मैं बोलूं मेरे को लिक्विड को कन्वर्ट करना है सॉलिड में, तो क्या होगा, फ्रीजिंग। यही करते हो ना, वाटर को क्या करते हो, फ्रीज करते हो। तो यहाँ पे मेल्टिंग की जगह इसके पे क्या आएगा, फ्रीजिंग। ये दोनों मेथड्स आई गेस क्लियर हो गए, सॉलिड और लिक्विड के बीच का कन्वर्जन को। अब देखो, लिक्विड का कन्वर्जन गैस में, लिक्विड का कन्वर्जन गैस में, आप लोग एक मेथड सुनो, इवेपोरेशन। कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सुने हो ना ये, नहीं सुने हो आगे कवर करूंगा ये टॉपिक ऐसे भी, इवेपोरेशन कहते हैं। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या होता है क्लास, कंडेंसेशन। सुने हो ना, तो गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या हो गया, कंडेंसेशन।
ठीक है। अब देखो क्लास, यहाँ पे दो नए फैक्टर्स आ रहे हैं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड। तो सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्या कहते हैं हम लोग? सब्लिमेशन। ठीक है। और गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड डेपोजिशन। ये दो वर्ड आप लोग के लिए नए होंगे। ठीक है। गैस का इसको क्या कहते हैं? डेपोजिशन। एक काम करो, आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लो। आई गेस ये ट्रायंगल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास मेथड्स हैं जो आप लोगों को करने हैं। ठीक है। अब हम लोग एक बात करते हैं क्लास। ठीक है। अब ये क्या था हमारे पास? स्टेट्स ऑफ मैटर के एक दूसरे के इंटर कन्वर्जन। इस वाले पार्ट को अगर मैं बोलूँ तो हम लोग क्या कहते हैं? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर लिखूँ तो क्या लिख दूंगा? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या है ये? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद क्लास, इतने टॉपिक में तो हो गया। पहले मैंने क्या सीखा? मैटर क्या होता है। फिर मैंने क्या सीखा? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। फिर मैंने क्या सीखा? व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। इस हमें क्या पता चला कि सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं। फिर हमने क्या सीखा? इन सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में क्या क्या होता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद मैंने क्या सीखा? इनको एक दूसरे में कन्वर्ट किस तरह करते हैं। ठीक है। इंटर कन्वर्जन। अब यहां से एक लास्ट टॉपिक बचता है आपके इस चैप्टर का, एंड दैट टॉपिक इज नोन एज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। अब क्लास अगर मैं बोलूं कि द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है। अगर मैं लिख दूं इसको सिंपल लैंग्वेज में, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है। अब एक टर्म लिख दिया मैंने, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। अब क्लास में एक बात बताओ, बॉइलिंग जैसा कुछ सुने हो आज तक कि व्हाट इज बॉइलिंग? बॉइलिंग क्या होता है? वाटर का कन्वर्ट होना वाटर वेपर में। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग का क्या डिफरेंस आएगा? एक टर्म है बॉइलिंग, इट इज ऑल्सो सिमिलर लाइक दिस, और एक टर्म है इवेपोरेशन। ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूं तो मेरे पास क्या ऑप्शन आ जा रहा है कि बॉइलिंग एक मेथड होता है जहां पे लिक्विड्स कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म। क्या होता है? लिक्विड्स कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म। स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं मैं कौन सा लिक्विड है। पर इवेपोरेशन क्या होता है? वाटर कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर। इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ कि लिक्विड अगर कभी गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। ठीक है। कोई भी लिक्विड हो सकता है, कितने भी लिक्विड, इथेनॉल, ऑयल, कुछ भी, कोई भी लिक्विड जो वाटर वेपर मतलब अपने लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में जा रहा है, इट इज कॉल्ड बॉइलिंग। पर आपके पास जब कभी भी वाटर कन्वर्ट होगा वाटर वेपर के अंदर तो वो क्या होगा? इवेपोरेशन। क्लियर? ठीक है। ये क्या आया? इवेपोरेशन। अब यहाँ पे कुछ सर्टेन फैक्टर्स होंगे। इवेपोरेशन तो क्लियर हो गया ना, वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना। अब मैं अगर एक टॉपिक स्टार्ट करूं क्लास, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन मतलब ऐसे कौन से चीज होंगे जिनके बेसिस पे हमारा इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है। अब मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। तो पहला पॉइंट क्लास मैंने लिखा है इसमें, विंड स्पीड। क्या लिखा? विंड स्पीड। अब क्लास एक बात बताओ, अगर मैं पंखा ऑफ कर दूं तो पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी, तो इवेपोरेशन क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। पर नहीं, इवेपोरेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है। अब अगर मैं फैन को फुल स्पीड पे कर दूं तो क्या होगा? इवेपोरेशन फटाफट होगा, स्वेट का फॉर्मेशन होगा उतना नहीं। क्यों? क्योंकि विंड स्पीड जितना ज़्यादा, इवेपोरेशन उतना कम। नहीं समझे? अगर मैं बोलूं क्लास वापस से कि अगर मैं फैन ऑफ कर दूं तो आपके बॉडी से वाटर तो रिलीज होगा, पर वो क्या होगा? आपकी स्किन के सरफेस पे जाके रुका रहेगा अगर फैन का स्पीड बहुत कम है।
अगर मैं फैन का स्पीड तेज करता हूँ, कूलर जब चलाते हो तो क्या होता है, जो ठंडा होता है हवा उसका, उससे क्या होता है, हमारा जो पसीना है वो क्या होता है, स्वेट ऑफ हो जाता है। तो विंड स्पीड बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। समझ रहे हो अभी, कि जितना ज़्यादा फैन का तेज उतना कम पसीना, मतलब उतना जल्दी जो हमारा वाटर है स्किन के ऊपर वो उड़ते जा रहा है। इवेपोरेशन विंड स्पीड पे क्या डिपेंड करेगा, अगर मैं बोलूँ मोर द विंड स्पीड, मोर द विंड स्पीड मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितना ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा पानी, अब ये इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। चलो ये तो एक फैक्टर था। अब अगर मैं बात करूं सेकंड फैक्टर पे, सो दैट वुड बी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, अब ह्यूमिडिटी क्या होता है क्लास, नमी। नमी के बारे में जान रहे हो। अभी जो रेनी सीजन में क्या होता है, नमी होता है, ठीक है। रेनी सीजन में क्या होता है, वाटर कंटेंट एयर में बहुत रहता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, एज कंपेयर टू अ समर सनी डे टू अ रेनी डे, किस में आपके कपड़े ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट करेंगे। आपके कपड़े कब ज़्यादा जल्दी सूखते हैं, गर्मी के मौसम में या बारिश के मौसम में। गर्मी के मौसम में, तो समर सनी डे पे ज़्यादा होगा। अब मेरे को क्या पता है बारिश के मौसम में क्या हो जाता है सर, यहाँ पे हमारे पास जो ह्यूमिडिटी होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है तो उससे हमारा क्या हो रहा है, एक चीज़, इवेपोरेशन का रेट घट रहा है। मतलब जितना ज़्यादा नमी उतना कम इवेपोरेशन। अब कपड़े को अगर मैं अभी जाऊँ, बारिश हुआ है आज दिन भर, अगर मैं जाके अभी कपड़े सूखने का डालूँ, क्या सुबह तक वो सूखेगा, बिल्कुल नहीं सूखेगा। इवेपोरेशन, कपड़े सूखते ही कैसे हैं। अब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट पे आऊँ कि कपड़े सूखते ही कैसे हैं क्लास, तो आप एक बात सोचो, मेरे पास कपड़ा है, उसके अंदर क्या है, वाटर कंटेंट, धूप आया तो क्या होगा, उसके ऊपर का जो वाटर है वो इवेपोरेट करेगा। वाटर का कन्वर्जन वाटर वेपर में, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो धूप आएगा कपड़े पे तो क्या करेगा, वो वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट करेगा। है क्या, वाटर ही है, इवेपोरेट कर रहा है। पर अब ये सोचो कि हवा में पहले से ही पानी है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हो गया, नमी। हवा में पहले से ही पानी है तो क्या वो इवेपोरेट करेगा, जगह ही नहीं है। जो जगह अवेलेबल तो उसमें पहले से पानी प्रेजेंट है बारिश की वजह से। तो अब अगर मैं उसको हीट करूं तो क्या होगा, क्या वो इवेपोरेट करेगा, नहीं। इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए जनरली क्या करते हो, बारिश के मौसम में पंखे के नीचे आके कपड़ा सुखाते हैं, यही होता है। तो मोर द ह्यूमिडिटी, लेस इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। लेस इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्लियर हो गया ये दो टर्म। थर्ड फैक्टर पे मूव करें, ठीक है। थर्ड फैक्टर इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। अब क्लास एक बात बताओ कि अगर मैं, हमारे पास इतना छोटा सा कप है, लेट सपोज एक कॉफ़ी कप है, कॉफ़ी मग, ठीक है। चलो कॉफ़ी मग से आता है, एक मिल्क का कप है, उसमें मैं तुम्हें गर्मा गर्म दूध दे दूँ, वो उस कप में ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा। लेट सपोज एक कंटेनर है मेरे पास छोटा सा, ठीक है, इसमें मैंने 200 ml हॉट लिक्विड डाला, बहुत मिल्क ही डाल देता हूँ, 200 ml मिल्क डाला, ठीक है। इसकी जगह पे सेम उतना ही गर्म पानी मैंने एक प्लेट में डाला, 200 ml मिल्क। खुद बताओ क्लास, कहाँ पे ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा, बड़ा वाला प्लेट वाले एरिया में। इससे मेरे को क्या पता चल रहा है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, इवेपोरेशन का रेट उतना ज़्यादा। इवेपोरेट ही तो कर रहा है, तभी तो हीट एस्केप हो रहा है। तब मग में ज़्यादा जल्दी होगा, प्लेट में। तो इससे क्या पता चल रहा है, मोर द सरफेस एरिया, more is the rate of evaporation, more the surface area, more is the rate of evaporation। क्लियर।
इतने तक में कोई डाउट क्लास? ठीक है, तो अगर मैं कहूँ दीज आर सम सर्टेन टॉपिक्स दैट नीड्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। अब मैं एक अगला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसमें इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको हम डिस्कस कर रहे होंगे, बेसिकली फ्रॉम एनसीईआरटी एंड सम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ताकि हमें एक रफ आइडिया पड़े कि इस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो किस तरह कवर होंगे। ठीक है, अब ये वाला जो चैप्टर है यहाँ पे इतने टॉपिक्स के साथ होता है खत्म। अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उन डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है क्लास, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे।